नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सन 2016 लग चुका है, उम्मीदों का साल 2016, जहां पर खास तौर पर हम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत कुछ होने की उम्मीद रखते हैं, फिर चाहे इंडस्ट्री हो चाहे घर खरीदार हो। पिछले हफ्ते भी हमने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण डिबेट की थी, कुछ महत्वपूर्ण हमारे उसमें गेस्ट शामिल हुए थे मेहमानों के साथ, और इस हफ्ते भी हमारे साथ वही तीनों मेहमान शामिल हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते कहा था कि बात पूरी नहीं हुई है, अगले हफ्ते भी लेकर आएंगे, तो हम तीनों को लेकर आपके साथ हाजिर है। मेरे साथ स्टूडियो में है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन रहेजा साहब, एमडी रहेजा डेवलपर्स, और साथ में पुणे से हमारे साथ है रोहित गेरा साहब, एमडी गेरा डेवलपर्स। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि शायद हम अपनी चर्चा को उस तरीके से कंक्लूड नहीं कर पाए थे, वो बात उसमें से निकाल कर नहीं ला पाए थे कि एक्चुअल में प्राइजेस जो हैं क्या वो बॉटम आउट हो गई हैं या फिर अभी उनमें और थोड़ा सा स्कोप बाकी है करेक्शन का, यहां से आगे क्या सिनेरियो बनेगा। तो ये ओपन डिबेट इस हफ्ते भी जारी है। मैं एक बार फिर पंकज जी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि वहीं आपके जवाब से ही सारी चर्चा गर्म हुई थी। आपका अभी भी ये मत है कि यहां से और करेक्शन का स्कोप बचता है प्राइसेस में? देखिए, करेक्शन का स्कोप है, इसके लिए सेल्स इतनी बढ़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए थी, उतनी एफिशिएंसी मार्केट में नहीं आई है। और पिछले 1.5-2 साल में भी यही बात होती रही और हमने बोला कि कोई स्कोप नहीं प्राइस करेक्शन का, बट मैंने देखा भाव बढ़ना बंद हो गए। आज सारा पैनल एग्री कर रहा है कि हम टाइम करेक्शन जोन में है, और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल तक हम टाइम करेक्शन जोन में रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि अब हम इन्वेस्टर ड्रिवन जो मार्केट था उसके बिहेवियर से चेंज हो गया है। अब ये जो है एंड यूजर ड्रिवन मार्केट हो गया है। तो एंड यूजर की जब तक पॉकेट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी तब तक हम तेजी और मार्केट में सेल्स में बढ़ोतरी। बट अगर आप ग्रेजुअली देखिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर और पिछले ईयर के क्वार्टर से इस ईयर के क्वार्टर में देखें तो जैसे क्योंकि प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं तो धीमे धीमे मॉडरेट सेल्स में इंक्रीज हो रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। एक मार्केट की एफिशिएंसी तो एक साइक्लिक फेज पे है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आज ये मार्केट उस लेवल पे पहुंच गया कि इसने अपनी एफिशिएंसी अटेन कर ली है। ये एक ट्रेंड कर रहा है उस तरफ से। तो सरल शब्दों में अगर आपकी बातों को दर्शकों तक रखूं तो अभी भी प्राइस करेक्शन का यहाँ पर चांस बनता है, वो फिर टाइम करेक्शन हो या किसी और तरीके से हो। नवीन जी, आपके पास आता हूं, आप इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे पिछले हफ्ते, अभी क्या कहेंगे? मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि इस टाइम के ऊपर इंक्वायरी जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, सेल्स जो है एक्चुअल यूजर बेस्ड है, ये बात मैं बिल्कुल बोलूंगा। इस बात में मैं पंकज जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि एक्चुअल यूजर मूव कर रहा है। और जो इन्वेस्टर होता है, मैं बताऊं अपने लाइफ में मैंने 4-5 साइकिल देखे इस टाइप के रियल एस्टेट के। इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए अपार्टमेंट्स लेता है, अपने यूज के लिए नहीं लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्वेस्टर अभी अटका रहेगा, इन्वेस्टर को इतनी जल्दी एग्जिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो भी चल रहा है वो एक्चुअल यूजर चल रहा है, अपने पैसे से ले रहा है, अपनी होम लोन करवा रहा है और अपनी पोजेशन और ऑक्यूपेंसी भी अपनी ले रहा है वो। इसके अंदर जो डिमांड पैटर्न अब चल रहा है, डिमांड बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इंक्वायरी भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। अब अगर आप ये बोले कि अगर मेरे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर मैं पहले महीने में 10 अपार्टमेंट बेच रहा था और अब मेरे पास अगर 25 बिक रही हैं, तो प्राइस करेक्शन होने का सवाल कहां पैदा होता है? तो आप जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते कि जी इसके बाद भी प्राइस करेक्शन हो जाएगा, इसके बाद भी कुछ हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट कहां पे है, किसकी एक्चुअल यूजर डिमांड है, कौन से प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कौन सा प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी सेगमेंट को कैटर कर रहा है। ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक जनरलाइज फैक्टर के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते कि हर कोई प्रोजेक्ट जो है जी ओवरऑल, अगर किसी ने गलत प्रोजेक्ट किया, उसका प्रोजेक्ट कहीं पे स्टक है, इन बिटवीन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, आप उसके साथ जनरलाइज नहीं कर सकते जी उसका प्राइस करेक्शन जनरलाइज नहीं कर सकते। रोहित गेरा साहब की इस पर मैं कमेंट लेता हूं। गेरा साहब, आप क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एरिया वाइज इसे देखें, किस तरीके से देखें? क्या एक ही एरिया में 2 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जहां पर भाव में बड़ा भारी अंतर हो? देखिए, ये कंप्लीटली एक तो दो तीन चीजें हैं इसमें जी। एक तो लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन में जॉब्स कहां से आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कोई इलाके में अगर कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, नए रोड्स आ जाए, उसके वजह से वहां प्राइस का इंपैक्ट हो सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी लोकलाइज्ड फिनोमेना। तो एक तो वो है।
दूसरा, अगर आप कोई लोकेशन में जाएं, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपर का जो काम चालू है, किस स्पीड से काम चालू है, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आप कोई परिस्थिति में है कि आपको कोई डेवलपर डीप डिस्काउंट दे रहा हो, द कस्टमर मस्ट आस्क ये पैसे कहां जा रहे हैं, कंक्रीट में जा रहा है मेरे प्रोजेक्ट में, कि कोई किसी का कर्ज उतारने के लिए जा रहा है। सो दिस कैन कॉज प्राइस रिडक्शन, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल होम बाइंग। सो इट इज वेरी वेरी लोकेशन स्पेसिफिक, डेवलपर स्पेसिफिक एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। अगर कोई लोकेशन में अगर आपने इट इज अ मिड मार्केट लोकेशन और अगर आपने उसमें लग्जरी होम्स बना दिए तो वहां उसका बेचने का चांस कम होगा। So it is very very localized, developer, project, individual specific, और आप ये एक ब्रश से पूरे देश के लिए आप नहीं कह सकते हैं। At one time we were talking about debt बढ़ गया तो हर डेवलपर का प्रॉब्लम हो गया। There are so many developers today where credit rating has gone up in this market. There are some developers where credit rating has gone down. जी. So you cannot paint the entire industry with one brush today. राइट पंकज जी, अब इस पे आपकी कमेंट लूंगा। तो क्या मैं जो रोहित जी ने बात की या यहाँ पर रहेजा साहब ने बात की उसको ऐसे समझूं कि अब ये मार्केट है, एक खुला मार्केट है, अच्छे ब्रांड जहां पर डिलीवरी की आपको उम्मीद है कि समय पे होगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वहां पर आप ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तो अब आप अपने खुद को उस हिसाब से देखिए। यहां जाएंगे तो एक भाव मिलेगा, हो सकता है कहीं और ट्राई करूं तो कम भाव मिलेगा, इस तरीके से देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आज कंज्यूमर है और हम हाउसिंग शॉर्टेज की कंट्री है। तो एक तो यह है कि कंज्यूमर तो वेट कर रहा है कि जैसे मुझे मेरा घर मिले तो मैं घर खरीद सकूं। अब प्रॉब्लम यह होता है कि जिस अर्बन सेटिंग में और जिस प्राइस में मुझे घर चाहिए वो मेरे को मिलता नहीं है, वहां पे मिसमैच होता है। अब आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा एक देश है, वो उसकी सबसे बढ़िया चीज इस पीरियड में ये हो गई कि हमारी सप्लाई सबसे ज्यादा हो गई। आज तक हमारे पास माल ही नहीं होता था बेचने के लिए, आज हम पीक ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर है। इस पीक ऑफ इन्वेंट्री की वजह से ही प्राइसिंग में प्रेशर है। जो आज माइक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक स्टेज और एक कॉम्पिटिटिव जो प्रोजेक्ट है वो सारे मार्केट से इंटरेक्ट करता है। तभी हमारे को देखिए कि एक प्राइस का बेंचमार्क होता है। आप ये नहीं बोलते हैं कि एक लोकेशन का में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, वो लिटिल बिट ऑफ डाइवर्जेंस होता है उसकी नेबरहुड प्रोफाइल और प्रोडक्ट को लेकर के। जैसे रहेजा जी कह रहे हैं कि मेरे पास पहले 10 बिक रहे थे, अब 25 बिक रहे हैं, तो मेरे पास क्या कारण है कि मैं कीमत घटाऊं? देखिए, और कारण है क्यों बिक रहे हैं, वो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से प्राइजेस नहीं बढ़े। तो जैसे जैसे प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ सेगमेंट के जो लोग हैं जो अफोर्डेबल उसको मान रहे हैं, वहां पे धीमे धीमे सेल्स हो रही है। और यही कारण है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो सेल्स वेलोसिटी क्या इतनी होगी कि बट उतनी नहीं हुई है सेल्स वेलोसिटी। तो कुछ एक डेवलपर होंगे और कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसने अपनी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को मैच कर लिया। कुछ कह रहे हैं रहेजा साहब आप जी? देखिए ऐसा नहीं है। जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं आज डिमांड है, आप ये मत बोलिए कि डिमांड नहीं है। पिछले 2 साल से कस्टमर्स को इस उम्मीद में रख के कि और प्राइस कम होगा और प्राइस कम होगा और प्राइस कम होगा। अब वो उनका भी तो कहीं ना कहीं एक वेट करने का एक लिमिट है। अगर अचानक प्राइस बढ़ गए कल को तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, कौन पे करेगा उसको, डिफरेंस को? तो इस टाइम के ऊपर तो एक्चुअल यूजर आ रहा है। अब एक्चुअल यूजर जब आ रहा है, वो मैं ये मानता हूं कुछ प्रोजेक्टों में नहीं भी आ रहा है। जो प्रोजेक्ट आइसोलेटेड लोकेटेड है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या जहां पे अभी जॉब और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो नहीं है या उनके इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, जहां पे वहां पे फिर भी थोड़ा सा अभी इफेक्ट है। बिल्कुल। और लेकिन कई ऐसी चीजें हो जाती है। आप दिल्ली में ही आप देख लें, ऑड इवन नंबर फार्मूला लगा दिया, गाड़ियां बैन हो गई चलनी, आधी गाड़ियां। अब लोग जो नेचुरली जो ट्रैवल रहेगा साहब, अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि पिछले साल जिस भाव पे प्रॉपर्टी खरीदी उससे अब भाव आधा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी 20-20, 30% नीचे आ गया। लोग अपनी रजिस्ट्रियां दिखाते हैं कि देखिए पड़ोसी को मेरे से 10 लाख कम में मिल गया, तो भाव अभी भी नीचे जा रहे हैं। क्या समझूं? देखिए पिछले साल से मैं नहीं कहूंगा, इसको 3 साल पहले वाले से तो मैं कहूंगा, लेकिन पिछले साल के बाद करेक्शन कोई बहुत मेजर नहीं हुई है। पिछले 2 साल से स्टैग्नेशन के मोड में चल रहा है सारा सिस्टम। नई स्कीमें जरूर आ रही हैं, किसी न किसी, कोई डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड है, कोई और सबवेंशन है, कोई और तरीका है, स्कीमें तो आ रही हैं।
लेकिन अगर आप बोले कि प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस कम नहीं हो रहे हैं कोई भी। इसी तरीके से अभी अब जैसे ऑड इवन फार्मूला यहाँ लगाया है, मेरे अपने ऑफिस में मैं देख रहा हूँ कम से कम नहीं तो 10-20% लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं भाई इस तरफ घर लेना पड़ेगा जिधर ऑफिस है। डिमांड अपने आप बढ़ेगी, ऑड इवन से आपकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। अब जहाँ पे इंसान की डिमांड जनरेट करेगी वहाँ पे अपने आप प्राइस बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे मुझे जनरलाइज फार्मूलाज में मत ले जाइए कि कितनी इन्वेंट्री है, कितना ये है। चलिए तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। इन्वेंट्री पे भी आते हैं क्योंकि इन्वेंट्री वो एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत सारी बातें होती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं है, तो इस इन्वेंट्री पे भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर हम अपनी पिछले हफ्ते की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि 2016 कैसा होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, घर खरीदार के लिए। और हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। बड़ी यहां पर मौजूद चर्चा चल रही है, बड़ी गहरी बात कहूंगा। इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हमेशा एक विवाद जैसी स्थिति रहती है। सरकार का अलग मत है, एक्सपर्ट्स का अलग मत है, डेवलपर्स का अलग मत है। रोहित जी, आपके पास आता हूं इन्वेंट्री को लेकर। पंकज जी की कंपनी के अपने आंकड़े रहते हैं, उनकी रिसर्च के अपने आंकड़े रहते हैं, आप लोगों का दावा अलग रहता है, सरकार के आंकड़े कुछ और बोलते हैं, पेपर में हम लगातार पढ़ते रहते हैं, हम खुद भी खबरें देते हैं, लेकिन सच क्या है इन्वेंट्री का? अगर आप टोटल नंबर पे देखें तो अगर पुणे मार्केट में हमारे हिसाब से इस साल में 2015 में 88,850 फ्लैट्स गॉट सोल्ड और 2014 में 98,900 फ्लैट्स गॉट सोल्ड। तो सेल्स में 10% गिरावट हुई है। और टोटल जो इन्वेंट्री है और जिस डेफिनेशन में मैंने अब कहा, वो टोटल इन्वेंट्री जाके 1,05,000 के आसपास है। तो पुणे की परिस्थिति आज हमारे हिसाब से 15 महीने का इन्वेंट्री अवेलेबल है मार्केट में अकॉर्डिंग टू अस। तो क्या कहता है आपका डेटा पंकज जी इस पर? देखिए, हमारे हिसाब से कुछ 23 से 24 मंथ का इन्वेंट्री देता है। और मेरे को ये नंबर जो सेल्स का नंबर है, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन डेटा भी निकाला। तो आज अगर आप पूना का टोटल ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का भी डेटा देखिए तो वो बताता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर के भी टोटल मिलाकर के 60-65,000 यूनिट बिक रही। तो और प्राइमरी जो सेल्स हो रही है वो हमारे डेटा के हिसाब से करीब 40,000 यूनिट हो रही है। लेकिन पंकज जी, उनके और आपके इन्वेंट्री के तरीके में ही अंतर लग रहा है। रोहित जी कह रहे हैं कि जो घर तैयार है चाबी जिनकी दे सकते हैं। इनका जी बोलिए सर। देखिए, एक पॉइंट और मैं सर ऐड कर दूं इसके अंदर। मेरा इन्वेंट्री वो बताता है कि ये आज बिल्डर ने अपना माल जिससे बेचा है उसका अनसोल्ड स्टॉक, उसका इन्वेंट्री। जब आज आपने 100 यूनिट आज आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, उस 100 यूनिट में अगर आपने 50 यूनिट बेच दिया है, जिसको आप अगर सेल्स कंसीडर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपने 88,000 का नंबर एग्रीगेट किया है, जो रिमेनिंग पोर्शन है 50 उसी प्रोजेक्ट का, वो हमारा अनसोल्ड है। नाउ अगर आप देखें तो डेवलपर हमेशा अपना प्रोजेक्ट जो है वो सिंक करता है सेल्स के हिसाब से, और यही कारण है डिलेज के एक रीजन है कि अगर आपकी सेल्स स्लो हो जाती है तो कंस्ट्रक्शन भी स्लो हो जाता है। एक पीरियड अगर 2000 इंटरवीन करता हूँ, रहेजा जी को लेके आता हूँ क्योंकि वो कुछ बात रख रहे थे और आपने पंकज जी विद ड्यू अपॉलॉजीज एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर पुटिंग नॉट ए क्रॉस क्वेश्चन ऑन यू। आपके पास डेवलपर्स ने कितना सामान बेचा है ये कैसे पता चलता है? सर एक्चुअली बहुत सिंपल है मेथड कि हम हर क्वार्टर ट्रैक करते हैं एक प्रोजेक्ट्स को, कि हर क्वार्टर आपने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बताया कि आप मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं कि कितने यूनिट मैंने बुक किए हैं और कितने मैंने बड़ा ही कितने मैंने टोटल कितने का लाइसेंस और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और कितने बुक किए हैं और कितने कंप्लीटेड यूनिट है, ये आप कैसे निकाल लेते हैं? सर बड़ा सिंपल है कि जब आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो उसका एक ब्रोशर बनाते हैं और हम लोग हर क्वार्टर पे जाते हैं आपके यहाँ और चेक करते हैं कि आपने कितना माल बेचा है। और वो चेकिंग भी बड़ा सिंपल। हमारे यहाँ आप कैसे चेक कर लेंगे? नहीं, बड़ा सिंपल है। एज ए डमी कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, आप बताते हैं। ERP में नहीं सर, हम नहीं बताते। मेरे पास पिछले 5 साल में आज मैं देख रहा था
6-7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं और कम से कम कई हजार अपार्टमेंट हैं जो मैंने अभी लॉन्च ही नहीं करी, जबकि मैं परमिशन लेके आया हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से निकालेंगे मेरी आप तो इसको अनसोल्ड इन्वेंट्री लेके बैठे हैं। आपने अगर अपना अनसोल्ड इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, जबकि मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च ही नहीं किया। रोहित जी क्या आपका टेक रहेगा? हाँ, बोले। एक बात जो आपने रहे सर, आप जो बात कर रहे हैं, मैं कभी बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से जाकर के अप्रूवल के बेसिस पे नहीं करता हूं। एक प्रोजेक्ट है जिसका आपने ब्रोशर बनाया, आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, आपने उसका प्राइस बताया, आपने बताया ये 2 BHK यूनिट है जो 1100 स्क्वायर फीट का है, और आपने वो मार्केटिंग ऑफिस के थ्रू माल बेचना चालू किया। उसका जितना माल अनसोल्ड है वो मेरा इन्वेंट्री है। मैं रोहित जी को भी लेकर आता हूं। रोहित जी आप बोलिए। अगर आप कोई भी वेस्टर्न कोई भी देश देखें, द GDP इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। दैट डेटा इज नॉट अवेलेबल हियर। अभी अगर आप आई विल गो बैक टू द पूना एग्जांपल एंड आस्क पंकज कि आप जो सेल्स कहते हो कि इट इज 60-65,000, व्हाट एक्सटेंट ऑफ रेडियस डू यू गो आउटसाइड ऑफ पूना सिटी? इज इट PMC? Is it PMC, PCMC? Is it PMC, PCMC, PMRDA? Is it the 10-kilometer region? Does Talegaon, Chakan, all of that come into it? So there are lots of gray areas in this. Yeah. There are lots of gray areas in defining the numbers, and that is the big challenge. In the industry today, that is the big challenge. पंकज जी, मैं पंकज जी को आप देखो, मैं एक बात बताऊं। जब ये साइकिल के बाद जो अभी जिस जगह पे साइकिल खड़ा है, जो हमने अपनी लाइफ में 4-5 साइकिल देखे हैं ना, एक दिन का प्राइस जब ये बीच में प्राइस रुकता है और जब बढ़ना शुरू होता है ना, तो 24-24 घंटे में 10-10% का अपवर्ड मारता है रिवीजन। लोग पकड़ भी नहीं पाते प्राइस को। इसलिए जो है अभी तो मेरे ख्याल से करेक्ट एडवाइस ये होनी चाहिए कि इट इज द टाइम टू बाय, खरीदिए जिसको एक्चुअल यूजर तो रहेगा जी, बिल्कुल। अब यूजर आगे मूव करे। इसी एडवाइस रुके, मैं माफी चाहूंगा। इससे पहले ये ना हो कि पता चले फिर से इन्वेंट्री। जी, तो यही एडवाइस हम लेंगे। बस छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए क्योंकि वो मेरी जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, वापस आपके एडवाइस के लिए तुरंत आते हैं, दर्शकों को बताते हैं क्या करना चाहिए। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। बात हो रही थी यहाँ पर 2016 के प्रॉस्पेक्ट की, कैसा रहेगा रियल एस्टेट के लिए, और बात पहुंच गई इन्वेंट्री पर। फिर से ज्यादा वक्त इस आखिरी चरण में होगा नहीं मेरे पास। शुरुआत करता हूं पंकज जी आपसे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कैसे देखिए एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं। आप इन्वेंट्री को कैसे देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री, आज तक हम ये बात करते रहे कि हमारे पास डिसीजन कैसे लूं अपना? नहीं, हमारे पास सप्लाई नहीं है। मेरी बात छोटी सी बात है, कंप्लीट कर ले। हमारे पास सप्लाई नहीं है। आज सबसे बढ़िया बात है हमारे पास सप्लाई है। प्रॉब्लम यह है कि आज डिमांड होते हुए भी ये अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। सेल्स बढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि ये इन्वेंट्री 1,70,000 की जगह पे 17 लाख बने, और 17 लाख के साथ साथ जो है 17 लाख की सेल्स हो, क्योंकि उतने लोगों को घर खरीदना है और वो डिमांड है। रोहित साहब क्या कहेंगे आप? इस पिछले स्लोडाउन में जो हमने देखा था, दैट सेल्स वर डाउन टू बाय 80-90%। This time we are seeing sales slow down only of about 20-25%. तो सेल्स हो रहे हैं, लोग घर आजकल खरीद रहे हैं। ऐसे परिस्थिति नहीं है कि सेल्स नहीं हो रहा है। सो एक बार जब ये सेंटिमेंट चेंज हो गया, the change will happen very rapidly and very suddenly. That is our expectation going forward. That is why our advice to people is, अगर आप genuine घर खरीदना चाहते हो, like I said last time as well, please go to a reputed developer जहां construction हो रहा है, जहां concrete pour daily basis पे हो रहा है, उस developer का track record देखे, वहां बेशक this is the right time to purchase a home. जी नवीन जी, एक्चुअल में इन्वेंट्री जो है जो नहीं मूव कर रहा है वो वही इन्वेंट्री है जहां पे एक्चुअल यूजेज भी नहीं है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन भी ज्यादातर प्रोजेक्टों में नहीं हो रहा है। क्योंकि नहीं हो रहा है इसलिए चीजें मूव नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखें जो यूजेबल इन्वेंट्री है उसमें मेरे ख्याल से अब बिल्कुल कुछ नहीं बचा। बहुत लास्ट स्टेज के ऊपर जो इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी है जो एक्चुअल मूव कर सकते हैं आप। तो इस टाइप की चीज में जब ऐसा साइकिल आता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आगे जो है एक्चुअल डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग बढ़ेंगे। अभी चलिए प्राइसिंग जो है करेक्शन की तरफ जा रहे हैं जी, ऊपर बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है मेरा, तो आखिरी मैं 20 सेकंड पंकज जी आपके लिए रख रहा हूं। मैं कंक्लूडेशन की तरफ जाऊं उससे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा हूं। देखिए, मेरे हिसाब से यह है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी नरेंद्र मोदी का ड्रीम
जो हमारे सारे इनिशिएटिव हमने सोचे कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, मेरे ख्याल से जो बॉटम था वो पास था। 2015 में बॉटम हो चुका है। यहां से मुझे एक उम्मीद की किरण और दिख रही है। केवल एक चीज है कि सब कुछ बेनिफिट में है, इस बेनिफिट को जो है वो स्पॉइल ना करें। गवर्नमेंट को भी कुछ हद तक जो है सोचना चाहिए। आज जिस हिसाब से रेडी रेकनर रेट्स उन्होंने पास्ट में बढ़ाए वो नहीं बढ़ाने चाहिए थे। डेवलपर की जो कॉस्ट बढ़ी वो उतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। उसके कारण जो है आज करेक्शन नहीं हो रहा। आज अगर आप देखिए प्राइस करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि हमने कहीं एक फ्लोर क्रिएट कर दिया है कि बिल्डर के पास मार्जिन ही नहीं बचा है, तो हम एक प्रोलॉन्ग इनएफिशिएंट जोन में पहुंच गए। तो सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस को देखना होगा, चेक करना होगा। लेकिन मैं दर्शकों, क्योंकि समय की मेरे पास बाध्यता है, मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्हीं के लिए यहाँ पर हमें कुछ निकाल कर देना है, एक क्या हम कंक्लूजन निकालें। हालांकि कंक्लूजन इस बातचीत से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक कंक्लूजन निकाल के खत्म नहीं किया जा सकता। ये सतत प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, हमें समय समय पर बात करते रहना पड़ेगा। फिर एक आध हफ्ते में हमको, शायद अभी नहीं, 2-4 महीने बाद या बजट के बाद दोबारा बैठना होगा, जहां पर हम आपको फिर एक नया निष्कर्ष देंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।